हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। ये आई दृष्टि को कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें अभी आपका पहला जो कंप्लीट किया गया है वो 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर को कंप्लीट करता है। और ये लास्ट जो 2 मंथ का करंट अफेयर दोबारा आई थी ये आई दृष्टि, तो इसी को ही कंप्लीट किया जा रहा है। तो ये हमारा जो नोट्स है ये खुद के द्वारा ही बनाया गया है। तो चलिए हम पहले इसको क्विक रिवीजन के तौर पर ही इसको बनाया गया है कि इसमें पहला जो टॉपिक आता है भारत का पहला संविधान संग्रहालय कि 23 नवंबर 2024 को केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा उद्घाटन किया गया है। किसका? भारत के पहले संविधान संग्रहालय का। ये कहाँ इसका उद्घाटन किया गया? ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत में। संविधान संग्रहालय एवं स्वतंत्रता अकादमी की स्थापना ओपी जिंदल के द्वारा यूपी जिंदल यूनिवर्सिटी में की गई है और यह 75 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत के संविधान को अपनाने की 75 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में से इस संग्रहालय का गठन किया गया। तो इस तरीके से ये आपका न्यूज़ था। और 26 नवंबर 2024 को 10वां संविधान दिवस मनाया गया और इसका मुख्य विषय हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान रहा है। नेक्स्ट आते हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसके बारे में कि टोटल 81 निर्वाचन क्षेत्रों पर किया गया, 2 चरणों में संपन्न हुआ, जिसमें SC कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जाति की जो सीटें रही हैं वह 9 हैं और अनुसूचित जनजाति की 28 रही हैं। और 28 नवंबर 2024 को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण की। तो यहाँ के झारखंड के CM कौन बनाए गए? हेमंत सोरेन। फिर आते हैं महाराष्ट्र के कुल निर्वाचन क्षेत्र 288 निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें अनुसूचित जाति के 29 हैं और अनुसूचित जनजाति के 25 आते हैं। तो इस तरीके से ये निर्वाचन क्षेत्रों में हैं जिनमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में, जिस मिशन की शुरुआत 25 नवंबर 2024 को PM द्वारा इसकी स्वीकृति होती है, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर PM द्वारा। और एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना है, इसे केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका उद्देश्य सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्राकृतिक कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना होता है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में अब आता है अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के बारे में कि यह जो मिशन है इसे 25 नवंबर 2024 को इस मिशन को लागू किया गया। यह मिशन की अवधि 31 मार्च 2028 है। और अटल इनोवेशन मिशन भारत सरकार के नीति आयोग की एक पहल है जिसका उद्देश्य देश में नवाचार उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना और इसकी स्थापना 2016 में की गई है। तो यह अटल इनोवेशन जो मिशन है इसके बारे में है। तो अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत कब की जाती है? 2016 में। इसका उद्देश्य क्या रहता है? देश में नवाचार उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना। और अभी प्रेजेंट में इसका 2.0 को मंजूरी मिली हुई है जो 25 नवंबर 2024 को, और इसकी अवधि 31 मार्च 2028 तक रहेगी। नेक्स्ट आते हैं PM विद्यालक्ष्मी योजना के बारे में जो 6 नवंबर 2024 को इसको मंजूरी मिलती है। केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि आर्थिक बाधाओं के कारण भारत का कोई भी युवा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित ना हो। तो ये PM विद्यालक्ष्मी योजना के बारे में। नेक्स्ट आता है नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में कि 28 अक्टूबर 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा योजना के परिचालन के दिशा निर्देश जारी किए गए। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे 77वें स्वतंत्रता दिवस पर इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2023 को, और 30 नवंबर 2023 को PM द्वारा प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया गया है। तो ये नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में। अब आते हैं हरियाणा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के बारे में। हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव होता है जिसमें अनुसूचित जाति की 17 सीटें होती हैं और इसके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यानी कि दूसरी बार यहाँ के CM बनाए जाते हैं जो कि BJP से हैं। फिर आते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। जम्मू कश्मीर टोटल 90 सीट पर चुनाव होता है। इसमें अनुसूचित जाति के 7 सदस्य होते हैं, 7 सीटें होती हैं और अनुसूचित जनजाति की 9 होती हैं। यह 3 चरणों में चुनाव संपन्न होता है और यहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को पहली बार बनाया जाता है और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी को बनाया जाता है। तो ये जम्मू कश्मीर के बारे में है। अब नेक्स्ट आते हैं 3 AI उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई है। इसके बारे में कि इसकी स्थापना की घोषणा 15 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान में की हुई है। यह केंद्र स्वास्थ्य सेवा, कृषि एवं सतत शहरों पर केंद्रित हो गए। भारतीय कौशल संस्थान मुंबई का उद्घाटन किया गया है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर यह आधारित है। इस संस्थान को केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिताशीलता मंत्रालय और टाटा ISS टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की मध्य साझेदारी के माध्यम से इसे स्थापित किया गया है। फिर आते हैं 5 भाषाओं को हाल ही में
शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कौन कौन सी 5 भाषाएं हैं? इसमें आती है आपकी मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया, बांग्ला। मराठी जो है उसे महाराष्ट्र में आर्यन की ये भाषा रही है, भारतीय आर्यन की। ये मराठी महाराष्ट्र की भाषा। पाली और प्राकृतिक का प्रयोग बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में होता है। असमिया का असम में और बांग्ला का पश्चिम बंगाल में। तो ये 5 भाषाएं हैं और पहले की 6 भाषाएं थी। तो टोटल अभी प्रेजेंट में 11 भाषाएं। पहले की 6 भाषाएं कौन कौन सी है? संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तो ये ओडिया। तो ये पहले की भाषाएं हैं। तो टोटल आपकी 11 हो जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं क्रूज भारत मिशन के बारे में। ये क्रूज पर्यटन प्रकृति आधारित पर्यटन क्षेत्र है। इसको लॉन्च 30 सितंबर 2024 को केंद्रीय परिवहन, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई बंदरगाह से इसे लॉन्च किया और यह है इसका उद्देश्य देश में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट आता है शहरी शासन सूचकांक 2024 के बारे में कि सर्वप्रथम इसे 2020 में प्रजा फाउंडेशन के द्वारा इसे जारी किया गया था और यह 26 सितंबर 2024 को इसका द्वितीय संस्करण है और इसे 4 विषयों पर आधारित है। पहला तो एक सशक्त शहर, निर्वाचित प्रतिनिधि और विधायी संरचना, दूसरा सशक्त शहर प्रशासन, तीसरा सशक्त नागरिक और चौथा राजकोषीय सशक्तिकरण इसके अंतर्गत ये आते हैं, जो कि 4 विषयों पर ये आधारित हैं। इसका समग्र जो स्कोर है वह 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, जिसमें पहला केरल में, फिर दूसरा उड़ीसा में, तीसरा महाराष्ट्र में और इसमें जो 16वां नंबर है वह उत्तर प्रदेश को रैंक प्राप्त हुई और 5वीं मध्य प्रदेश को। तो इस तरीके से यह शहरी सूचकांक के बारे में है। फिर आता है भारत का 13वां महापत्तन के बारे में कि 4 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार द्वारा गलाथिया खाड़ी पत्तन को महापत्तन घोषित किया जाता है। अभी तक इसके 12 पत्तन हुआ करते थे, लेकिन प्रेजेंट में अब भारत में 13 मेजर पोर्ट होंगे, जिसका जो गलाथिया खाड़ी पत्तन है वह कहाँ स्थापित किया गया? ग्रेट निकोबार और अंडमान द्वीप समूह में यह स्थित है। तो इस तरीके से प्रेजेंट में 13 पोर्ट हैं। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में कि भारत नाइजीरिया संबंध ये हुए हैं, जो कि 16 से 17 नवंबर 2024 के मध्य पीएम मोदी के द्वारा अबुजा नाइजीरिया की राजकीय यात्रा की गई और विगत 17 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू हैं और पीएम मोदी नाइजीरिया को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसे ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं भारत गुआना के बारे में कि 19 से 21 नवंबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी की गुआना यात्रा होती है और 1968 के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। गुआना राष्ट्रपति के बारे में जो कि मोहम्मद इरफान अली है, इसे 2023 में भारत की यात्रा की थी और 17वें प्रवासी जो दिवस हुआ था इंदौर में मध्य प्रदेश में, वहाँ इनको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था, मोहम्मद इरफान अली जो कि गुआना के राष्ट्रपति हैं। फिर आते हैं जॉर्ज टाउन गुआना में पीएम मोदी ने दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में भाग लिया है और यह जो शिखर सम्मेलन है इसका पहला शिखर सम्मेलन 25 सितंबर 2019 को होता है और ये अभी दूसरा किया गया और इस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैरिकम के शासन अध्यक्षों के सम्मेलन के अध्यक्ष डिकॉन मिशेल और ग्रेनाडा के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। तो इस तरीके से ये आते हैं। अब आते हैं हम नोबेल पुरस्कार 2024 के बारे में। नोबेल पुरस्कार के संस्थापक कौन रहे हैं? 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में जन्मे स्वीडिश आविष्कारक एवं उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल हैं। तो ये अल्फ्रेड मतलब कि नोबेल पुरस्कार के बारे में अब इसका ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है, इसको स्किप करते हुए हम जानते हैं कि किसको किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया और किस किस को दिया गया। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वह स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2024 को सॉवरेन रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल 2024 के द्वारा एक घोषणा की गई। इसे प्रेजेंट में संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को दिया गया, जिसमें आते हैं डेरेन एस मोगलू जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के हैं, दूसरे आते हैं साइमन जॉनसन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका और तीसरे आते हैं जेम्स रॉबिन्सन शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका। तो कौन कौन से रहे अर्थशास्त्र के? डेरेन एस मोगलू और साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन। और इन तीनों अर्थशास्त्रियों को ये जो राशि दी जाएगी वह समान रूप से वितरित की जाएगी और यह पुरस्कार संस्थानों के गठन एवं आर्थिक समृद्धि पर उनके प्रभाव से संबंधित शोध के लिए इसे प्रदान किया गया है। और यह जो शोध है इसे किसी देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थानों के महत्व को प्रदर्शित करता है। और ये भी इसमें जो राशि मिली हुई है बस 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की राशि मिली हुई है। नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में जो कि 11 अक्टूबर 2024 को इसकी घोषणा की जाती है। कहाँ पर? ओस्लो नॉर्वे में द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा। और यह है अभी प्रेजेंट में निहोन हिडांक्यू को नामक एक जापानी संगठन को दिया जाता है और यह संगठन जो है
परमाणु हथियारों से मुक्त एक विश्व की प्राप्ति के लिए इस संगठन को दिए गए प्रयासों के लिए दिया गया। और निहान हिडाक्कू जो है वह हिरोशिमा और नागासाकी का जब परमाणु बम से हमले गिराए गए हुए थे तब उस टाइम पे जीवित बचे लोगों का एक संगठन हुआ। इसे अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के 2 परमाणु बम गिराए गए थे, तो उनके संदर्भ में है। अब आते हैं साहित्य के क्षेत्र के नोबेल प्राइज़ के बारे में। 10 अक्टूबर 2024 को इसकी घोषणा स्टॉकहोम स्थित द स्वीडिश एकेडमी द्वारा 2024 के लिए की गई थी। और ऐसे दक्षिण कोरियाई लेखिका हॉन्गकॉन्ग को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका है यह पुरस्कार जीतने वाली, और यह साथ ही यह दक्षिण कोरिया की दूसरी नागरिक है जिनको यह पुरस्कार मिला हुआ है। और इनके पूर्व यह 2000 में दक्षिण कोरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति किम डे जुंग को यह पुरस्कार मिला था और यह नोबेल साहित्य जीतने वाली पहली एशियाई महिला होंगी। और हांगकांग नोबेल साहित्य जीतने वाली 18वीं महिला हैं, तो इनके बारे में अब आती है। हांगकांग को यह पुरस्कार जो है उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए प्रदान किया गया और ऐतिहासिक त्रासदियों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है, तो इसी के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। और हांगकांग के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके उपन्यास द वेजिटेरियन के लिए जाना जाता है और इसे 2007 में सर्वप्रथम कोरियाई भाषा में इसे प्रकाशित किया गया था और 2015 में इसका अनुवाद डेबोराह स्मिथ द्वारा अंग्रेजी में किया गया था और 2016 में द वेजिटेरियन को द इंटरनेशनल बुकर प्राइज से 2016 से सम्मानित किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट रसायन विज्ञान की नोबेल पुरस्कार जो कि 9 अक्टूबर 2024 को स्टॉकहोम स्वीडन में द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा 2024 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। और यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिनमें डेविड बेकर वाशिंगटन विश्वविद्यालय अमेरिका तथा हॉवर्ड हॉर्जेस मेडिकल इंस्टीट्यूट अमेरिका। दूसरे आते हैं हेमिस हसावे गूगल डीप माइंड लंदन यूके। तीसरे आते हैं जॉन एम जम्पर गूगल डीप माइंड लंदन यूके। तो इस तरीके से ये प्रमुख 3 वैज्ञानिक आते हैं जिनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार के तहत 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की कुल राशि का आधा हिस्सा डेविड बेकर को तथा शेष आधा हिस्सा हेमिस हसावेस और जॉन जम्पर को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। डेविड बेकर के कार्य के बारे में देखा जाए तो यह जीवन के सरल रासायनिक उपकरणों और अर्थात प्रोटीन से संबंधित उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करता है। और डेमिस हसावे और जॉन जम्पर को प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी की यह पुरस्कार दिया गया है। अब आते हैं भौतिक विज्ञान के पुरस्कार के बारे में जो कि 8 अक्टूबर को इसकी घोषणा स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा की जाती है। और इसे पुरस्कार 2 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया जाता है जिसमें जॉन जे हॉप फील्ड प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमेरिका को और दूसरे जियोफ्री ई हिंटन टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा को यह पुरस्कार मिलता है। और यह पुरस्कार उनकी कृत्रिम तंत्र का नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाले मौलिक खोजों और आविष्कारों के लिए इसे प्रदान किया जाएगा। अब आता है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है उसे 7 अक्टूबर 2024 को द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा 2024 में इसकी घोषणा की जाती है। और इस पुरस्कार को भी 2 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया जाता है जिनमें आते हैं विक्टर एम्ब्रोस अमेरिका, गैरी रुपकुन अमेरिका। और यह पुरस्कार माइक्रो आरएनए की खोज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियमन के लिए यह पुरस्कार उनको प्रदान किया गया। और आरएनए अनुसंधान हेतु यह पुरस्कार पहले भी प्रदान किया जा चुका है, जैसे 2023 में एमआरएनए टीकों के विकास के योगदान हेतु और 2006 में आरएनए इंटरफेस की खोज के लिए, 1989 में आरएनए के उत्प्रेरक गुणों की खोज के लिए, 1965 में एमआरएनए की खोज के लिए पहले भी प्रदान किया जा चुका है। तो यहाँ पर ही हमारा जो है इसको यहाँ पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का आ जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।